इस प्रकृति का सबसे खूबसूरत क्वेश्चन। इस धरती पर कोई भी जीव जन्म कैसे लेता है? रिप्रोडक्शन हमारे क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसको कई हमारे मित्र, हमारे दोस्त कई जगह जगह से अलग अलग तरीके से इसकी ज्ञान ऑलरेडी ले चुके होंगे, है। पर जिन्होंने नहीं लिया है या जिन्होंने ले लिया है, दोनों के लिए ही हम आज चालू कर रहे हैं रिप्रोडक्शन नाम का एक चैप्टर, जो हर किसी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना हर एक टॉपिक रह रहा है, पर ये कुछ खास है। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। बायोलॉजी के रिगार्डिंग सबसे नेसेसिटी चीजों में एक चीज आता है, तो ये है रिप्रोडक्शन। एक्चुअल में हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट इस चीजों पर है। अगर सोच लेते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, कोई भी एक स्पीसीज रैंडमली इस दुनिया में जाने कितने हजार करोड़ टाइप्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, लेकिन अगर वो स्पीसीज का एक पार्ट या एक सिरा या एक इस समय जो जनरेशन है वो अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो आगे आने वाली जनरेशन कैसे आएगी? ठीक है, तो अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को पहचान दिलाने के लिए हर वो स्पीसीज रिप्रोडक्शन करती रहती है, जैसे कि आपकी एग्जिस्टेंस उस पर्टिकुलर स्पीसीज की एग्जिस्टेंस बनी रहे। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन कितने तरह के हो सकते हैं आपको जान के में ताज्जुब होगा कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। हम जहां तक जिनसे हम जैसे पैदा हुए, हमारे पास दो पैरेंट होते हैं, एक मेल पैरेंट और दूसरा पैरेंट होता है फीमेल पैरेंट। ठीक है, लेकिन हमारे पास आधी से ज्यादा जीव ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक पैरेंट पर डिपेंडेंसी रखते हैं, राइट। यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो सिर्फ एक पैरेंट से रिप्रोडक्शन हो जाते हैं और नई जनरेशन बन जाती है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर सिर्फ एक सिंगल पैरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। पर जहां पर दो पैरेंट की इन्वॉल्वमेंट हो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारा मेल गैमेट्स यानी मेल पेरेंट्स भी इन्वॉल्वमेंट होता है और फीमेल गैमेट्स यानी फीमेल पैरेंट भी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल में हम बाकी आगे भी बढ़ लेंगे। शुरुआत करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली हम देखते हैं फ्लावर्स या प्लांट्स किंगडम में पाया जाता है। जनरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और कहीं ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, rather than फ्रॉग का एक केस है जिसको मैं बाद में बता सकता हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो डीएनए जो भी ऑफस्प्रिंग या डॉटर सेल्स की कोई भी जो डीएनए बनेगी, क्या वो सेम डीएनए होगी जो उनके पेरेंट्स की थी या फिर डिफरेंट होगी, मतलब क्लोनिंग होगा या कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं। तो इसको एक तरीके से ये समझ लीजिए, डार्विन की एक थ्योरी है। डार्विन हमें इवोल्यूशन चैप्टर में मिलते हैं, पर वो इस चैप्टर में इस साल जो 2020 बैच के हैं उनके लिए इवोल्यूशन चैप्टर हट चुका है। तो क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई भविष्य में, ये जैसे आज कोविड आया हुआ है, वैसे अगर भविष्य में कुछ और भी आता है और उनके रिगार्डिंग वो क्लाइमेट, वो सर्कमस्टांसेस अगर नहीं होते हैं, तो उनको खुद से कोशिश करनी होती है, ट्राई करनी होती है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रगल। तो जो स्ट्रगल कर जाते हैं उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी इनहिबिट हो जाती है और वो आगे इसी प्रॉपर्टी को, स्ट्रेट को आगे ट्रांसफर भी करते हैं कि उनकी आने वाली जनरेशन होगी वो देती रहेगी। तो जैसे अगर केस लेते हैं कि भविष्य में जैसे आज कोविड है, हम किसी ऑर्गेनिज्म के लिए अगर मान लेते हैं कि किसी खास पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो ऐसे में जो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग आए होंगे, जो चाइल्ड आए होंगे, वो उस समय पर खत्म हो जाएंगे। तब कब? जब ऐसा टेम्परेचर मान लो उनके रिगार्डिंग, उनके सर्कमस्टांसेस के रिगार्डिंग टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो ऐसे समय पर वो पूरी की पूरी जनरेशन खत्म। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो जाएंगे। हो सकता है किसी एक ने स्ट्रगल कर लिया हो और वो स्ट्रगल करने के साथ साथ एक प्रॉपर्टी धीरे धीरे एग्जिबिट करता चला जाएगा। गलती से अगर वो सरवाइव कर जाता है और उसने प्रॉपर्टी दे दी अपने आने वाली जनरेशन को, तो और वो भी स्ट्रगल करता है, तो ऐसे में वो ऑर्गेनिज्म के बचने के चांसेस हो जाते हैं। पर आप समझ रहे हो कि कितने मतलब चाकू की धार पर काम करने वाला काम हुआ। तो इस तरह ये है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी जनरेशन पैदा होती है वो अगर एक साथ खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बचने के चांसेस क्या होते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में? तो उसमें क्या होता है
कोई भी दो फ्लावर, अगर मान लो एक फ्लावर जो है वो दो अलग अलग पेरेंट से आया होगा तो उनके अलग अलग सेट ऑफ जीन से भी उसके अंदर होंगे और ऐसे में उसके पास वेरिएशन ज्यादा होगी। सपोज कर लेते हैं कि कोई 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहने वाला फ्लावर से उसका एक पेरेंट है, दूसरा पेरेंट -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और दोनों का रिजल्टेंट जो सेट ऑफ जीन्स बनकर तैयार होगा वो दोनों के ही कैरेक्टर उसके पास होंगे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी। अब ऐसे में क्या होगा कि उसके पास दोनों ही तरफ ज्यादा गर्मी भी झेल सकेगा और ठंडी भी झेल सकेगा, दोनों ही झेल पाएगा। तो ये होता है वेरिएशन होने से। दैट इज व्हाई asexual reproduction is more preferable in comparison to sexual sorry उल्टा हो गया। That is why sexual reproductive is more have chance, sexually reproductive child or sexually reproductive progeny is more comfortable, is more survival chances in comparison to the asexual reproduction. So that is why variation is very important. We are moving toward our next session, that is mode of asexual reproduction. So here are these five types of asexual reproduction. First one is fission. Okay, now fission क्या होता है? Just जैसे we have an example of algae, ठीक है? अलगी होता है, या फिर हम सबसे बढ़िया चीज है अमीबा ले लेते हैं। अमीबा का शेप कैसा होता है? बिल्कुल इरेगुलर शेप, कुछ भी शेप उसको बना लो। हमने कोई एक ऐसा शेप बना लिया, ये एक अमीबा है, ठीक है, नॉर्मल एक अमीबा है, इसके अंदर एक सेल है, ये मैच्योर हो चुकी है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस सेल के अंदर, इस अमीबा के अंदर कुछ चेनमेंट मिलेगा, कुछ चेनमेंट ऐसा कैसा मिलेगा, ये वाला चेनमेंट, ठीक है। देन इसकी न्यूक्लियस जो होगी वो भी धीरे धीरे लंबी हो जाएगी। देख रहे हो? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि जो लंबी हो गई है, मैच्योर हो रही है, तो ये दो तरह में बढ़ जाएगी और ये एक हो जाएगी दो डॉटर सेल, एक ये डॉटर सेल। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो पेरेंट सेल है वो खुद खत्म हो रही है और दो नई डॉटर सेल बना रही है, ठीक है। ये मदर सेल है, पेरेंट सेल इसको बोलते हैं, डॉटर सेल। डॉटर सेल क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज ये भी कभी जाके वापस दो पार्ट में डिवाइड होगी, तो जनरली क्या होता है कि लड़कियां ही वहां बनती है, इसलिए डॉटर का नाम लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक बाइनरी, इसको बोल दिया बाइनरी फिजन, जस्ट बिकॉज बाइनरी मतलब दो पार्ट और फिजन मतलब अलग होना। तो यहाँ फिजन हुआ कौन सा? बाइनरी फिजन हो गया अमीबा में। ये कहाँ मिलता है? पैरामीशियम में ही मिल जाएगा। सिमिलरली ये हो गया फिजन। फ्रैगमेंटेशन इसी का एक तरह से बड़ा भाई है, पर वो मल्टीपल फिजन हो जाता है। फ्रैगमेंट मतलब होता है बहुत छोटे छोटे टुकड़े। तो कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जब वो अपने बहुत छोटे छोटे नंबर ऑफ टुकड़े डाल देता है, जैसे प्लाज्मोडियम, वो क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके पास कई सारे सेल्स हैं, तो वो अगर टूटेगा तो वो डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स पे टूटेगा, ठीक है। नए नंबर ऑफ सेल्स हुए तो मल्टीपल फिजन हुआ, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी पैदा हुए उसी के साथ साथ। बात समझ आने की नहीं आ रही है? तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फिर क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन के बाद रीजनरेशन। रीजनरेशन आप एक तरह से समझ लो, उस पर अप्लाई मत करना, पर ये समझ लो जस्ट लाइक अ छिपकली। लेजर्ड की एक पूंछ, जब उसको डर लगता है तो क्या करती है? अपना एक पूंछ गिरा देती है। वो एक पूंछ मतलब एक ही होता है, और वो एक पूंछ जो है वो गिरा देती है, और गिराने के बाद क्या होता है? नया पूंछ वापस से निकल जाता है उसी जगह पर, राइट। तो ये क्या होता है कि वो पूंछ कट गई थी पर वापस उस पूंछ ने नया पूंछ निकल के आ गया, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो ऐसा ही होता है जब कभी हाइड्रा जो है, उसके अगर हम एक हाइड्रा को ले और उसके हम कुछ टुकड़े कर दें, सपोज कर लीजिए कि रीजनरेशन में एक हाइड्रा हमने ले लिया, ठीक है, और एक हाइड्रा को, एक इस तरह का हाइड्रा होता है, तो हाइड्रा के हमने 3 टुकड़े कर दिए ऐसे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से टुकड़े हमने 3 टुकड़े कर दिए, तो ये 3 अलग अलग हाइड्रा पैदा हो जाएंगे। ये अपना अलग से बनाएगा और ये अपना अलग से बना लेंगे। ड्राइंग को थोड़ा सा मान मत करना आप लोग, पता नहीं क्या बन गया, पर ये क्या हुआ कि आप समझ में आ रहा है कि एक हाइड्रा से 3 नए हाइड्रा बन गए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रीजनरेशन। ओके, नाउ एग्जांपल मैं अगर देखूं तो इसका मैंने अमीबा डाला था, इसके लिए मैं प्लाज्मोडियम डाल दे रहा हूं, इसके लिए हमने हाइड्रा डाल दिया। अच्छा, हाइड्रा दोनों के लिए हो जाएगा, प्लैनेरिया आप ले सकते हो, हाइड्रा हो या प्लैनेरिया हो, दोनों ही यहाँ पर चल जाएंगे। बडिंग की बात करते हैं, तो बडिंग हमारा क्या होता है? बडिंग को आप ये समझ लो, ऐसे आलू लिया आपने, आलू में क्या करते हैं हम लोग? आलू के ऊपर एक डॉट ऐसे नहीं करके, ये आलू है, आलू में कई सारे डॉट बने होते हैं, तो क्या होता है कुछ समय बाद अगर आपने आलू को कुछ दिन के लिए छोड़ दो, तो वो आलू से वो जो डॉट है, उन डॉट से बेसिकली कुछ कलियां निकल आएंगी। तो लोग क्या करते हैं, उस कली को ऐसे काट देते हैं, वहीं पर उसके उसमें टुकड़े कर दिए जाएंगे, ठीक है, और इन टुकड़ों को मिट्टी के अंदर वापस डाल दिया जाता है, ठीक है। एंड these bud will be as a new individual after growing up.
ठीक है, तो ये एक होता है जिसको बोलते हैं बर्ड। सिमिलरली हाइड्रा में भी होता है। अगर हाइड्रा को हम ऐसे, अगर हाइड्रा का भी थोड़ा सा एक छोटा सा बर्ड निकलता है, धीरे धीरे जब ये बड़ा हो जाता है तो ये भी इतना बड़ा हो जाएगा और फिर आफ्टर मैच्योर के बाद ये अलग हो जाता है। अलग होने के बाद इट विल एक्ट एज अ न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा। सो ये भी एक बड़े प्रोसेस है जो कहाँ कहाँ मिलता है। जैसे पोटैटो में मैंने आपको दे दिया, तो लाइक आप और डाल सकते हो हाइड्रा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आजकल कई सारे फूल पत्तियों सब्जियों में लगाया जाता है। ये क्या होता है, ये एक बहुत जल्दी तरीका है प्लांट को लाने का। जैसे लोग आप वो क्या बोलते हैं, गुलाब के लोग बीज डालते हैं, पर गुलाब को उगाने का एक और तरीका होता है। गुलाब की स्टेम को काट दिया जाता है। स्टेम काटने के बाद वो पूरी स्टेम को ना लगा देते हैं सॉइल में, एंड दिस स्टेम इज एक्ट एज नाउ एन इंडिविजुअल प्लांट। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जल्दी से जल्दी फ्रूट या फ्लावर देने का। जल्दी जल्दी तरीका होता है, ये जल्दी और कर पाता है कंपेयर टू द सीड्स वन, राइट। सो ये एक प्रोसेस है जहां पर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। एक और बन सकता है इसमें स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद एक लास्ट टॉपिक ये बच जाता है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पाया जाता है, और ये बेसिकली राइजोपस में पाया जाता है। तो राइजोपस का मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं, पाया तो बहुत जगह जाता होगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रोज प्लांट आप डाल सकते हो, रोज प्लांट की ड्राफ्टिंग कटिंग करी जाती है जो उसमें ये होता है। ठीक, तो स्पोर फॉर्मेशन का मतलब जैसे सपोज करो आप हमारे पास क्या बोलते हैं ब्रेड होती है। आप रोज अमूमन ब्रेड खाते होगे। अब ब्रेड खाते हो तो ब्रेड में क्या होता है, फफूंदी कभी कभार लग जाती होगी, ज्यादा दिन तक नहीं रखा। ध्यान देना कि जो ब्रेड को बाहर निकाल लिया उस ब्रेड पर फफूंदी नहीं लगती है। फफूंदी किस पर लगती है, जो ब्रेड पन्नी के अंदर होता है उसमें गलती से पानी चला गया, 2 दिन लगेंगे तब जब फफूंदी पूरी ब्रेड पर धीरे आने लगेगी और अगले 2 दिन में पूरी ब्रेड पर खत्म। तो होता क्या है, होता ये है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में मतलब आप अगर आप देख पा रहे हो सामने फिगर, तो फिगर में स्पोर फॉर्मेशन में ये इस तरह से एक फ्लावर की तरह कलियां होती है और ये कलियों में ये लगा होता है स्पोर। अब ये है राइजोपस। राइजोपस बेसिकली, राइजोपस में ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं स्पोर, और ये स्पोर क्या होता है, इसको ये तभी लगता है, यानी राइजोपस तभी लगता है जब इसको प्रॉपर फूड मिलेगा, उसको शेल्टर मिलेगी, मतलब उसको खाने को भी मिल जाए, ब्रेड मिल ही रही है, और शेल्टर मतलब छाया भी मिल जाए रहने के लिए बढ़िया तरीका, और क्लाइमेटिक सीजन यानी कि एक मॉइस्चर रहना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जब ब्रेड को बाहर निकाल दोगे तो एयर रहेगी, ब्रेड सूख जाएगा, मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, इसलिए वहां पर राइजोपस पनप नहीं पाएगा। पनपने के लिए उसको उसी पन्नी में रहना पड़ेगा, सो दैट मॉइस्चर मेंटेन रहे, फूड बना रहेगा, शेल्टर बना रहेगा, राइजोपस डेवलप हो जाएगा। एक बार राइजोपस आ गया तो राइजोपस क्या करता है, फिर उसके बाद ये स्पोर जो इसकी है ये थोड़ी देर बाद, 2 मिनट के बाद फटते हैं। फटने के बाद क्या होगा, भाई कोई भी चीज फट गई तो क्या होगा, जैसे मिक्सर ग्राइंडर में आपने कुछ रखी, ढक्कन खोल दिया तो चारों तरफ फैल जाती है ना चीजें, वैसे ही ये भी चारों तरफ फैला देगा, और फैलने के बाद जहां जहां ये डॉट इसका गिरेगा उस जगह एक नया राइजोपस डेवलप हो जाएगा, और ये एक ही दिन में 24 घंटे में देखते ही देखते पूरी ब्रेड पर फफूंदी लग चुकी होगी। ये तरीका होता है, ये वो कारण होता है जिसकी वजह से ब्रेड में फफूंदी लग जाती है। इसलिए एक्सपायरी डेट से पहले खा देना चाहिए ताकि उस पर ये चीजें बन ही ना पाए। ठीक है, क्योंकि सड़ने के बाद ये चीज लगेगी ना। ठीक है, ये बात समझ आ गई, and that's what about asexual reproduction. Now what is sexual reproduction? Sexual reproduction is basically where that reproduction in which 2 parents are involved. First one is male and second one is female parents, right? Meaning by हमें दोनों parents की involvement की जरूरत होती है, और ऐसे में नया ऑफस्प्रिंग आता है तो उसके पास दोनों ही कैरेक्टर हम पर रहते हैं। क्वेश्चन जैसा कि मैंने पहले बोला था कि क्या डीएनए उसका कॉपी होता है? हाँ, पर क्या एग्जैक्ट होता है? नहीं। डीएनए आते हैं, दोनों के प्रॉपर्टी ट्रेट्स आएंगे, पर क्या बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं? नहीं। अगर एग्जैक्ट चीज आ गई इसका मतलब वेरिएशन ही नहीं होगा उसके पास। आप सोचो, हमें नहीं पता कि हम अपने 10 साल पहले, या सॉरी 10 पीढ़ी पहले, जो 10 पीढ़ी पहले हमसे आई होगी जनरेशन, वो कहां से बिलोंग कर रही होगी, राइट? अब जैसे हम, ठीक है, हम पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स से हुए, पापा मम्मा। अब ये पापा 2 पेरेंट्स से इन्वॉल्व होंगे, उनके पापा मम्मा, ये पापा उनके पेरेंट्स से इन्वॉल्व होंगे, पापा मम्मा, ये पापा मम्मा,
और अगर हम इन चारों को भी देख ले तो इनके पापा मम्मा, इनके पापा मम्मा, इनके पापा मम्मा, इनके पापा मम्मा। सिमिलरली ये तो हो गई एक हैंड में, सेम एक फॉलोअप इधर भी होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हम अगर अपने हम जिस पीढ़ी में है, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, तो चौथी पीढ़ी और ये पांचवी पीढ़ी, हम देख लेते हैं कि हम जो संतान बने हैं वो अपने पापा की कितनी पीढ़ियों का रिजल्टेंट होगा। हम ये देख लेते हैं, हम यहां और इनसे बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पापा की साइड तो 15 मम्मी की साइड, इस तक, इस जनरेशन तक। मतलब अगर हम 5 जनरेशन पीछे जाते हैं तो हम 30 पेरेंट, 30 इंडिविजुअल का रिजल्ट है। हम 30 इंडिविजुअल लोगों का रिजल्ट है। सोचने में लग रहा है ना कितना भयंकर, मतलब पर यस, ऐसे ही हम अगर पीछे चलते चले जाएंगे तो हमारे पास बहुत बड़ा वेरिएशन है पीछे। तो इतना वेरिएशन हम लोगों ने 30 का, अभी हम 5 पीढ़ी में देखे 30 लोग का रिजल्ट हमारे पास है, उन 30 में भी कितना वेरिएशन आया होगा, यू कांट कंपेयर दीज थिंग्स, राइट। तो वो भी अपने पीछे के 5 जने, तो वो भी जाने कितने का लेके आए होंगे, ब्ला 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 ब्ला। हमारे पास वो चेन बढ़ती चली जा रही होगी, बहुत बड़ी, लगातार 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यानी इतनों का वेरिएशन लेके हम आ रहे हैं यहाँ पर। अभी देखते देखते 30 लोग हो गए यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल हमने ये देख लिया कि वेरिएशन होता है। अब यही चीज है कि वेरिएशन में एग्जैक्ट कॉपी आएंगे नहीं, कुछ एरर्स आते हैं और ये एरर्स आने ही चाहिए, क्योंकि एरर्स नहीं आएंगे अगर डीएनए कॉपी में डीएनए रेप्लिकेशन है, मतलब पेरेंट्स और मदर, पापा मम्मी दोनों से का जो डीएनए मिल रहा है, अगर उसमें कुछ एरर्स नहीं आएंगे तो वेरिएशन कैसे बनेगा, कुछ नया कैसे बनेगा, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे कैसे। तो इसलिए कुछ डिफरेंट रहता है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं आती, पर हाँ दोनों से मिलके ही बनती है। कैसे बनती है, ऐसा नहीं होता कि सपोज कर ले कि इन्होंने अपना एक क्रोमोसोम दिया, इन्होंने अपना एक क्रोमोसोम दिया और यहाँ हमारे पास डबल क्रोमोसोम्स हो गए, ऐसा नहीं होता। ये अपना जो क्रोमोसोम्स देते हैं उसका हाफ सेल मेरे पास आता है, वो अपना ग्रोन अप करेगा और हाफ सेल यहाँ से आता है, इन दोनों का फ्यूजन होता है, इन दोनों के फ्यूजन के बाद वो सेल इंडिविजुअल बनती है, और इन दोनों ने जो अपना हाफ हाफ दिया होगा उनका भी अपना पूरा ग्रोन अप हो चुका होगा, मतलब ऑलरेडी उनके पास तो वो ग्रोइंग एज में ही चल ही रहे, हम तो भी पल पे भी नहीं है, राइट। तो हमारा इस तरह से जो फ्यूजन होने के बाद जो भी नया डीएनए रेप्लिकेट हुआ वो दोनों के डीएनए से मैच खाएगा, पर एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, बस ये होगा कि हाँ मैच खा रहा होगा, right? So these things basically occurs while reproduction, while making an embryo, not embryo, just zygote. And what is zygote? This is fertilized egg. देखेंगे इसको, अभी पढ़ लेते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, राइट? ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल है हिबिस्कस हमारे लिए, अभी के लिए, ठीक है। हिबिस्कस का आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो यहाँ सामने, तो हिबिस्कस का स्ट्रक्चर अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें क्या दिख रहा है, कुछ पेटल्स हैं जिनको हम पत्तियां बोलते हैं, सेपल्स हैं जो पेटल को सपोर्ट कर रही है ग्रीन कलर की, राइट। इसके बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ है जो कि एक हेयर फॉलिकल टाइप स्ट्रक्चर है, ऊपर इसका हेड है, एक हेड इसमें हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा मोटा है क्योंकि वो मैच्योर हो चुके हैं। जो ऊपर दिख रहा है दैट वन इज बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, पर वो पहले एंथर होता है, जो छोटे छोटे हैं वो एंथर, वही मैच्योर होने के बाद स्टिग्मा बन जाते हैं, ठीक है। और नीचे आपको जो स्टाइल, जो ये लंबी डंडी दिख रही है, वो डंडी आपको स्टाइल है जो कि वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है ओव्यूल से, ठीक है। ओव्यूल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो उसी फ्लावर में होता है ना, इसलिए मैंने बोला हिबिस्कस इज अ बाइसेक्सुअल स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, दोनों ही चीज इसके पास खुद से ही है, ठीक है। तो ये अपना पॉलिनेशन, अपना फर्टिलाइजेशन ये खुद भी कर सकता है, दूसरे का तो करेगा ही करेगा, ठीक है। सो नाउ विल सी इज क्या होता है कि एंथर जो स्टिग्मा से मैच्योर होने के बाद बनता है, वो मैच्योर होने के बाद फट जाता है। जब फटता है, अमूमन आपने देखा होगा पत्तियों के ऊपर पीली पीली कलर की एक परत सवेरे सवेरे देखा होगा हल्की सी आ जाती है, वो परत और कुछ नहीं, यही पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो एंथर से फटने के बाद निकलते हैं। जैसे लाइक स्पोर फॉर्मेशन अभी कुछ देर पहले देखा था, वैसे वो तो राइजोपस का केस हो गया, लेकिन एंथर भी ऐसे ही फटता है। अच्छा, उतनी देर से मैं ये बोल रहा था, ओके।
एंथर से स्टिग्मा बनता है। एंथर जो है वो हमारा जो अनमैच्योर्ड अभी है और स्टिग्मा जो है वो मैच्योर्ड है। सो एंथर से स्टिग्मा बन जाता है और स्टिग्मा हमारी मैच्योर रिप्रोडक्टिव पार्ट है हिबिस्कस का, वो फटता है। जैसे फटता है वही पीली पीली कलर के जो पॉलन ग्रेन्स ये फटने में देता है और इसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, होता क्या है फटने के बाद अब तीन चीजें, होता क्या है कि पॉलन ग्रेन्स हो सकता हो वो अपने ही ओव्यूल में जाके गिर गया हो, ओव्यूल जहां पर फीमेल गैमेट्स है ऑलरेडी रिलीज होती है, उन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद नया फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बना तो मतलब अपने ही जो पॉलन है वो अपने में ना जाके किसी दूसरे पे जाएंगे तो दूसरे के ओव्यूल में जाना चाहिए। अगर ओव्यूल में चला जाता है तो वहां पर वही सेम चीज होगी, जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो एंड देन इट विल बी अ प्रॉपर सीड। सो ये दो प्रोसेस, अब इसको क्या बोलते हैं पॉलिनेशन। जब ये प्रोसेस अकर हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। जब ये अपने ही ओवरी में डालता है अगर पॉलन तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, पर अगर ये दूसरे के ओवरी में चला जाता है तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यानी क्रॉसिंग हो गई दूसरे के साथ, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आ रही होगी। आप ध्यान देना कि क्या हुआ, स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा बना, स्टिग्मा मैच्योर होके पॉलन ग्रेन को फेंका। ठीक है, अब यहां पर ओव्यूल का केस चालू हुआ, ओव्यूल का केस चालू हुआ। ओव्यूल हमारा जो है वो ओव्यूल एक्सेल देगा। अब ये दोनों अगर क्रॉस फर्टिलाइज हो गए तो देन दे विल बी फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट इज फर्टिलाइज्ड एक्सेल एंड जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भ्रूण। अरे यार भ्रूण यही बोलते हैं, हिंदी लिखना भूल गए। ठीक है, आप यही बोल सकते हो एम्ब्रियो इज जस्ट अ सीड का पहला क्षण, जस्ट सीड फॉर्मेशन हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियो, राइट। यानी कि फ्रूट बनना है जस्ट पहले जो सीड बनती है ये वो बन गई एम्ब्रियो। ठीक है, यानी यहां से जर्मिनेशन अकर हो जाता है इसके बाद से। तो जर्मिनेशन अगर कोई बोले तो इसको बोलते हैं व्हेन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? व्हेन जाइगोट इज फॉर्म्ड। सिंपल सी स्ट्रक्चर अनुसार चीज समझ में आ रही है। यहां से अगर ये समझ में आ रहा होगा तो सबको समझ में आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस इतना सा है, बाकी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय।